अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है रिफ्यूजीज़। असाइलम सीकर और रीसेटल्ड रिफ्यूजीज़ में क्या फ़र्क होता है? क्या असाइलम सीकर और रिफ्यूजी एक ही चीज़ के दो नाम हैं? और असाइलम सीकर या रिफ्यूजी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और किन वजूहात की बिना पर किसी भी बंदे का केस एज ए रिफ्यूजी एक्सेप्ट होता है? तो आज की ये वीडियो का टॉपिक असाइलम, रिफ्यूजी और रीसेटल्ड रिफ्यूजी के हवाले से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चलते हैं जी असाइलम सीकर। असाइलम सीकर होता कौन सा है, किस तरह का होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑफिशियली एन असाइलम सीकर आल्सो कॉल्ड एन असाइलम क्लेमेंट और रिफ्यूजी क्लेमेंट is anyone who was forced out of one country and came to Canada asking for safe haven because of their dire situation। दूसरे लफ्ज़ों में एक ऐसा शख्स वो असाइलम सीकर होता है जो कि अपने मुल्क में जिसका रहना मुहाल कर दिया गया हो और उसको तंग कर दिया गया हो इस हद तक कि वो कनाडा में आके एज ए सेफ कंट्री अपने आप को जो है वो असाइलम ले। तो ये वो होता है असाइलम सीकर, यानी कि वो पनाह ले। अच्छा जी, उसमें वो कैनेडियन पोर्ट ऑफ एंट्री पर भी असाइलम कर सकते हैं। ये जो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी एयरपोर्ट पे कर सकते हैं या लैंड पोर्ट पे कर सकते हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री पे भी कर सकते हैं और इनसाइड भी कर सकते हैं असाइलम सीकर, और रिफ्यूजी स्टेटस के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA ये डिसाइड करती है, CBSA और इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं फिर ये बता रहा हूँ कि CBSA और IRCC डिपोर्ट भी कर सकते हैं। वो किस बात पे किसी भी क्लेमेंट्स का जो केस है वो रिजेक्ट कर सकते हैं? अगर किसी बंदे ने सीरियस क्राइम किया हो, अगर किसी बंदे ने पहले क्लेम डाला हो कनाडा में, अगर किसी बंदे ने किसी और मुल्क में क्लेम डाला हुआ हो जिसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, और ये आपको पता होना चाहिए कि कनाडा की इंफॉर्मेशन शेयरिंग है US के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और यूनाइटेड किंगडम के साथ। ये 5 को 5 आइज भी कहा जाता है, तो इनकी आपस में शेयरिंग है। अगर ऐसे किसी मुल्क में बंदे ने रिफ्यूजी क्लेमेंट डाला हुआ है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, या उसने किसी भी और मुल्क में प्रोटेक्शन रिसीव की हो तो उसको एयरपोर्ट से रिजेक्ट किया जा सकता है, रिफ्यूज़ किया जा सकता है, उसको वापस भेजा जा सकता है। फिर बता रहा हूँ, ऐसा शख्स जिसने कोई सीरियस क्राइम किया हो, नंबर 1 सीरियस क्राइम किया हो, उसका केस एयरपोर्ट पे रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 2, ख्वाह वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, किसी और मुल्क से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से उसको वापस भेजा जा सकता है अगर सीरियस उसने क्राइम किया हुआ है। अगर किसी और मुल्क में उन्होंने अपना असाइलम क्लेम डाला हुआ है, अभी डिसीजन नहीं आया, असाइलम क्लेम डाला हुआ है और वो अपनी इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं कनाडा के साथ, जैसा मैंने बताया अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, UK है। अगर उन्होंने डाला हुआ है तो उसको वो रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई जनाब आप उधर ही जाएं, आप उनको पहले अपना केस का अपना फैसला लें उनसे। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी को प्रोटेक्शन मिली हुई है, प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि किसी जगह उन्होंने किसी बंदे ने केस किया है और वहाँ पे वो एक्सेप्ट हो गया एज ए प्रोटेक्टेड पर्सन या एज ए रिफ्यूजी एक्सेप्ट हो गया, तो वो उसको भी CBSA वापस भेज सकता है। अच्छा जनाब, अब अगर असाइलम सीकर का केस अप्रूव हो जाता है, असाइलम से अच्छा, वंस अप्रूव्ड asylum seekers are allowed to stay until the federal government decide whether they qualify। जूँ ही ये इनिशियल हियरिंग होती है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जनाब आप रिफ्यूजी क्लेमेंट हैं, हम आपका केस सुनेंगे। फिर वो आते हैं और उस टाइम तक वो कनाडा में स्टे कर सकते हैं जब तक कि उनकी फेडरल गवर्नमेंट उनकी हियरिंग नहीं सुनती। अच्छा, फिर वो हियरिंग सुनती है और फैसला देती है। फैसला देने के बाद बंदा प्रोटेक्टेड पर्सन बन जाता है या रिफ्यूजी बन जाता है। पहले रिफ्यूजी नहीं होता, लेकिन जब उसका केस एक्सेप्ट हो जाता है, जब फेडरल
उसकी हेयरिंग सुन लेती है और सुनने के बाद ये फैसला करती है कि यार इसको वाकई ख़तरा है, तो उसके बाद वो आपको एक प्रोटेक्टेड पर्सन का लेटर देते हैं। उसके बाद आप एक किस्म के रेफ्यूजी भी हो जाते हैं और प्रोटेक्टेड पर्सन भी हो जाते हैं। हु इज़ अ रेफ्यूजी? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि रेफ्यूजी होता क्या। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जब आप कोई बंदा असाइलम सीकर के तौर पे आता है और उसका इनिशियली CBSA उसको एक्सेप्ट कर लेता है एज असाइलम सीकर, अभी रेफ्यूजी कन्वर्ट नहीं हुआ, उसका रेफ्यूजी नहीं बना, उससे पहले भी उसको सोशल असिस्टेंस मतलब उसको कोई पैसे, इनिशियल पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि अल्बर्टा में तकरीबन कोई 900 के राउंड अबाउट $890 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसको एजुकेशन की एक्सेस मिल जाती है, हेल्थ सर्विसेज उसको मिल जाती हैं और सारी तकरीबन हेल्थ सर्विसेज मिल जाती हैं उसको, एमरजेंसी हाउसिंग भी उसको मिल जाती है, लीगल एड, अगर वो वकील जो है वो अपना वकील गवर्नमेंट का करना चाहता है तो उसकी भी उसको फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर वो CBSA वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स उसको मिल जाते हैं। अगर एयरपोर्ट पर एक्सेप्ट करते हैं तो भी मिल जाते हैं। अगर अंदर आके कोई भी शख्स उसका इनिशियल हेयरिंग में वो एक्सेप्ट हो जाता है एज ए रेफ्यूजी क्लेमेंट, रेफ्यूजी क्लेमेंट, तो ये सारे बेनिफिट मैं फिर बता देता हूँ कौन कौन से बेनिफिट हैं। सोशल असिस्टेंस के उसको जो पैसे हैं, हर ये प्रोविंस थोड़ा सा वेरी करता है। मैंने बताया कि अल्बर्टा में तकरीबन $900 के करीब है पर पर्सन पर मंथ, तो ये मिल जाते हैं। एजुकेशन मिल जाती है, हेल्थ सर्विसेज मिल जाती हैं, एमरजेंसी हाउसिंग मिल जाती है और लीगल एड, ये सारे बेनिफिट्स के लिए वो इंटाइटल हो जाता है। ये अगर वो एयरपोर्ट पे करता है तब भी, और अगर अंदर आके करता है तब भी। अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि रिफ्यूजी होता कौन है। रिफ्यूजी क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि दो पड़ोसी आपस में लड़ पड़े हैं या चाचा भतीजा आपस में लड़ पड़े हैं और एक दूसरे को खून के प्यासे हुए हैं तो वो रिफ्यूजी डालेगा तो उसको रिफ्यूजी ग्रांट मिल जाएगा, रिफ्यूजी ग्रांट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है, उन ग्राउंड्स पे उसको परखा जाता है और उन ग्राउंड्स में दो मेन चीज़ें हैं। पहली चीज़ है अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन, अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन बेस्ड ऑन देयर रेस, वो जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलीव्स, उनका जो अकीदा है, जो भी मज़हब या अकीदा जो है, और अदर डिस्टिंक्शंस, कि उसकी बुना पर अगर उसका रेस बिलीफ सिस्टम है या कोई और डिस्टिंक्शन है, उसकी बिना पर उसका रहना या जीना मुहाल हुआ है उस मुल्क में या कर दिया गया है, तो उस पर उसको असाइलम मिल सकता है, उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिल सकता है। या अ रिस्क टू लाइफ और क्रूअल एंड अनयूजुअल ट्रीटमेंट और पनिशमेंट और अ रिस्क ऑफ टॉर्चर, यानी किसी बंदे की अगर जान को ख़तरा है, उसको टॉर्चर का ख़तरा है, पनिशमेंट का ख़तरा है और शदीद किस्म की पनिशमेंट का या टॉर्चर का ख़तरा है, तो वो बंदा असाइलम क्लेम कर सकता है। ये नहीं है कि भाई कोई अपना वहाँ पे अगर जॉब्स नहीं किसी को मिल रही तो वो यहाँ पे असाइलम क्लेम, ये नहीं है असाइलम। असाइलम इज़ समथिंग डिफरेंट, इसको समझना ज़रूरी है। और अगर पीपल रिकग्नाइज एज रेफ्यूजीज आर अलाउड टू स्टे इन कैनेडा एंड मे अप्लाई टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट एंड इवेंचुअली सिटीजन्स, अगर सेकंड हेयरिंग में वो क्वालिफाई हो जाते हैं, वो रिफ्यूजीज़ के तौर पे उनको प्रोटेक्टेड पर्सन का और रिफ्यूजी का स्टेटस मिल जाता है, वो कनाडा में फिर स्टे कर सकते हैं जब तक वो रहना चाहें, कोई बाइंडिंग नहीं होती फिर उनकी, और फिर वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आखिर में इवेंचुअली वो सिटीज़न बन जाते हैं कनाडा के, कैनेडियन पासपोर्ट के अहल हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ क्या होते हैं। ये असाइलम सीकर्स की तरह नहीं होते। रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ आर स्क्रीन्ड अब्रॉड एंड अंडरगो सिक्योरिटी एंड हेल्थ स्क्रीनिंग प्रायर टू बीइंग इशूड अ वीज़ा टू कम टू कैनेडा। ये बड़ी इनकी क्लोजली बारीक बीनी से इनकी स्क्रूटनी होती है और इनको लाजमी है कि यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी वो इसको रिकमेंड करें उस बंदे को। UNHCR की रिकमेंडेशन होगी तो ये लोग आ सकेंगे, ये जो रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ हैं, भले वो अफगानी हैं, कोई भी, यानी कि अगर UNHCR इनको रिकमेंड करता है तो वो आ सकते हैं। या
अनदर डेजिग्नेटेड रेफरल ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट स्पॉन्सरशिप ग्रुप, या कोई प्राइवेट स्पॉन्सरशिप ग्रुप्स और डेजिग्नेटेड रेफरल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो आ सकेंगे। और जब ये लोग उतरते हैं, ज़मीन पर पैर रखते हैं, तो एक किस्म के ये परमानेंट रेजिडेंट होते हैं और उनको भी वो सारे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि असाइलम सीकर स्ट्रीम को और सारे वो मिलते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि असाइलम सीकर, असाइलम क्लेमेंट कौन होते हैं, उसके बाद रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं और रीसेटल्ड रिफ्यूजीज़ कौन से होते हैं, असाइलम किन बुनियाद पर ग्रांट हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। असाइलम का मैंने आपको बताया कि वो लोग जिनका प्रॉब्लम है अपने मुल्क में या उनको शदीद टॉर्चर का ख़तरा है बिलीफ सिस्टम की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर या किसी और डिस्टिंक्शन की बुनियाद पर, क्रूअल टॉर्चर का या शदीद तरीन तशद्दुद का ख़तरा है या ज़िंदगी का ख़तरा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और बेनिफिट्स मैंने आपको बताए कि कौन कौन से बेनिफिट्स उनको आते सार अगर वो एयरपोर्ट पे अप्लाई करते हैं तो भी उनको वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर वो इनलैंड अप्लाई करते हैं, यानी कि आने के बाद किसी वकील से डिस्कस करने के बाद, किसी लॉयर से, अच्छे लॉयर से, एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद अपना केस सबमिट करते हैं तो भी उनको मिल सकता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सोशल असिस्टेंस भी मिल जाती है जो असाइलम सीकर्स होते हैं, जो यानी कि उनकी पहली हेयरिंग के बाद से उनको ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। रिफ्यूजी का स्टेटस मिलने के बाद तो है ही है, आते सार अगर उनकी पहली हेयरिंग के बाद वो एज ए क्लेमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उनको सोशल असिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है, एजुकेशन मिलनी शुरू हो सकती है, यानी कि उनके उसमें आ जाती है कि वो पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हेल्थ उनको मिलना शुरू हो जाती है, हाउसिंग उनको मिलनी शुरू हो जाती है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि मिलनी शुरू हो जाती हैं। मैंने आज आपको बताया कि असाइलम सीकर, रिफ्यूजी और रीसेटल्ड रिफ्यूजीज़ का डिफरेंस। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।